हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमर्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है, मतलब कनेक्टिविटी बिटवीन एटम्स भी सेम होती है, मगर एटम्स के ओरिएंटेशन या लोकेशन 3 डायमेंशन में डिफरेंट होते हैं। मतलब स्टीरियो आइसोमर्स वो मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। तो ऐसे दो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और कनेक्टिविटी भी सेम है, कनेक्टिविटी या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, मगर क्या डिफरेंट है? डिफरेंट है लोकेशन ऑफ एटम्स इन स्पेस या 3 डायमेंशन। तो जो एटम्स है उनकी पोजीशन या लोकेशन अगर डिफरेंट है तो ऐसे मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। बहुत सिंपल से, जैसे हम पिछली क्लास में भी डिस्कस कर रहे थे, कुछ लेटर्स लेकर के हम इस बात को समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 लेटर्स हैं ABCD। तो ऐसे हमारे पास 4 स्फीयर्स हैं, ठीक है, ABCD। तो ये आपस में इस तरीके से स्ट्रेट चेन या स्ट्रेट फॉर्म में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर हम इनको ऐसे लिखते हैं, A की लोकेशन, B की लोकेशन, C एंड D, तो ये दोनों है तो सेम, जितने एटम्स हैं या जो भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सेम है, कनेक्टिविटी भी सेम है, A B से कनेक्टेड है, यहाँ पे A B से कनेक्टेड है, B C से कनेक्टेड है, मगर जो लोकेशन है वो डिफरेंट है। और ऐसे अरेंजमेंट को स्टीरियो आइसोमर्स कहा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक और कॉम्बिनेशन हम देखते हैं इसमें, A कनेक्टेड टू B, कनेक्टेड टू C, कनेक्टेड टू D। इनमें भी देखिए आप, कॉन्स्टिट्यूएंट सेम है, आपस में कनेक्टिविटी भी सेम है, मगर प्रॉब्लम इज विद व्हाट, द ओरिएंटेशन ऑफ, ठीक है, जो भी स्फीयर्स हैं उनके ओरिएंटेशन डिफरेंट है। और ऐसे अगर एटम्स आ जाए जो मॉलिक्यूल्स बना रहे हों, तो उन ग्रुप्स को या उन पेयर्स को हम स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल से हम डिस्कस करते हैं। तो एक मॉलिक्यूल हम ये लेते हैं, ठीक है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और हम एक दूसरा मॉलिक्यूल यहां पर बनाते हैं। ओके, तो इन दोनों में हम कंपैरिजन करें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम रहेगा, एटम्स भी सेम है, कनेक्टिविटी भी सेम है, मगर जो लोकेशन है यहां पर देखिए, CH के साथ कनेक्टेड है, CCl के साथ कनेक्टेड है, यहां पर CH के साथ कनेक्टेड है, CCH3 के साथ, यहां पर भी CH और CCH3 है, मगर जो ओरिएंटेशन है वो अलग है। हमने रिप्लेस कर दिया H को और CH3 को, एक्सचेंज कर दिया। तो यहां पर अगर आप देखोगे, सेम साइड में हाइड्रोजन आ रहे हैं और यहां पर हाइड्रोजन की सेम साइड में क्लोरीन आ रहा है। इन दोनों मॉलिक्यूल में क्या रिलेशनशिप है? दे आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। एंड व्हाट इज द डिसिमिलैरिटी? ठीक है, मॉलिक्यूल्स तो डिफरेंट हैं, डिसिमिलैरिटी है एटम्स की पोजीशन, और ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है स्टीरियो आइसोमर्स। अगर कनेक्टिविटी डिफरेंट है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो उन्हें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहा जाता है, और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स भी कहते हैं, जबकि स्टीरियो आइसोमर्स को कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स भी कहा जाता है। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं।
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहां कार्बन कार्बन बॉन्ड है और इस तरीके से ये ग्रुप्स यहां पर एसोसिएटेड है। लेट्स से दिस इज ए मॉलिक्यूल। अगर हम इस मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से कंपेयर करते हैं, ओके तो यहां हमने कंपेयर किया 1 और यहां पर 1, ये दोनों ही आइडेंटिकल हैं। यहां पर C क्लॉक डायरेक्शन में Br, क्लॉक डायरेक्शन में CH3। ओके तो H फिर क्लॉक डायरेक्शन में Br, क्लॉक डायरेक्शन में Cl। ठीक है, यहां पर अगर अपन देखें H क्लॉक डायरेक्शन में Br, क्लॉक डायरेक्शन में Cl, तो यहां पर भी क्लॉक डायरेक्शन में Br और Cl है मगर ओरिएंटेशन डिफरेंट है। अगर आप इस सेकेंड कार्बन को थोड़ा सा रोटेट कर देंगे 120 डिग्री से, सो 120 डिग्री रोटेशन करने पर यह बन जाएगा। मगर ए और बी एक्चुअली देखा जाए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, कनेक्टिविटी भी सेम है, बट जो लोकेशन है क्लोरीन ब्रोमीन और H की वो इन दोनों में सेम नहीं है, सेकेंड कार्बन एटम पर, पीछे वाले कार्बन एटम पर। और ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं? दे आर कंसिडर्ड एज स्टीरियो आइसोमर्स। They are considered as stereoisomers. So stereoisomers are those molecules having identical molecular formula, identical structural formula or connectivity of atoms, but they have different location of atoms in 3 dimension. So they have different location of atoms in 3D. जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं इनको हम 3 टाइप से क्लासिफाई करते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स कैन बी क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स। फर्स्ट, कॉन्फॉर्मेशन या कॉन्फॉर्मर्स, इनको रोटामर्स भी कहा जाता है। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि कॉन्फॉर्मर्स क्या होते हैं, ठीक है, या रोटामर्स क्या होते हैं। सेकेंड टाइप जो होते हैं they are geometrical isomers, and third type of stereoisomers are optical isomers. पहले we will discuss about geometrical isomers, आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं पहले डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद we will discuss about conformers और rotamers, and then last में we will discuss about optical isomers. तो हम स्टार्ट करते हैं विद ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं या वो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, जो भी 2 एटम्स हैं उनके बीच में बॉन्ड्स हैं, ठीक है, उनमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अगर रहता है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं। मैं आपको लिखवाता हूं, पहले हम डिस्कस करें ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी कंसिडर दिस मॉलिक्यूल, तो यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड्स हैं, जिसमें से एक बॉन्ड है सिग्मा और एक बॉन्ड है पाई, ठीक है। थोड़ा अगर हम इसको समझें तो जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, जो न्यूक्लियस की ज्वाइन करने वाली लाइन होती है उसी डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके का ओरिएंटेशन रहता है सिग्मा बॉन्ड्स का, sp2 sp2 ओवरलैपिंग, ओके। बट अगर हम पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड्स की जो लोकेशन होती है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है, और पाई बॉन्ड्स के कारण ये आपस में पी पाई साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, और इस पाई बॉन्ड की प्रेजेंस के कारण जो एटम्स हैं यहां पर, ये एटम्स फिक्स हो जाते हैं। अब यहां पर जो बॉन्ड्स हैं, क्योंकि इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बॉन्ड्स, तो यहां पर रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है, ये पाई बॉन्ड लॉक कर देता है इस बॉन्ड के रोटेशन को। अगर यहां पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता तो ये आसानी से घूम पाता या रोटेट कर पाता। इसको हम कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन।
और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने की वजह से अगर हम कोई दूसरा मॉलिक्यूल इसी तरीके का कंसीडर करते हैं, तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, एक और बी को, अगर कार्बन कार्बन के अबाउट जो बॉन्ड्स हैं उनमें फ्री रोटेशन होता तो ये रोटेट करके इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता, लेकिन क्योंकि यहां पर एक कॉम्बिनेशन है सिग्मा और पाई का, और पाई क्या कर दे रहा है, इसके रोटेशन को लॉक कर दे रहा है, और लॉक करने के कारण ये ए और बी आपस में इंटर कन्वर्ट तो नहीं हो सकते हैं। अब अगर ये आपस में इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं तो ये क्या होंगे, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे। ए और बी सेम तो नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो क्या होंगे, ए और बी आइसोमर्स होंगे। मगर ये ऐसे आइसोमर्स हैं जिनमें एटम्स की जो लोकेशन है वो डिफरेंट है 3D में, मगर कनेक्टिविटी बिटवीन टू एटम सेम है। यहां पर भी CH3 C से ही एसोसिएटेड है, यहां पर भी CH3 C से एसोसिएटेड है, तो कनेक्टिविटी इज सेम बट लोकेशन इज डिफरेंट, और ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। So what is the cause of these two molecules being different? The cause is restricted rotation, and since the cause is restricted rotation, A and B will be considered as geometrical isomers of each other. ठीक है, तो ए और बी जो कि एक दूसरे में इंटरकन्वर्टिबल नहीं है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या कनेक्टिविटी बिटवीन एटम्स सेम है, बट क्योंकि यहां पर रोटेशन फ्रीली नहीं हो पा रहा है तो ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन जहां पर भी होता है वहां पर बनते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्यों बनते हैं, बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बिटवीन द बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है अगर उसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है तो वो डिफरेंट ओरिएंटेशन 3D में बना सकते हैं, और वो डिफरेंट ओरिएंटेशन जो 3D में होंगे वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, और उनको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ ये प्लास्टिक के मॉडल्स हैं जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं ए को। तो अगर अपन देखें यहां पर ये दोनों कार्बन एटम्स हैं, और ये जो रेड ये वायर जा रहा है, ये प्लास्टिक वायर, ये पाई बॉन्ड की तरह हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें दोनों मिथाइल मिथाइल एक ही डायरेक्शन में है और दोनों हाइड्रोजन एटम्स एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, तो इट इज कंपेरेबल टू ए। अब यहां पर रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो चुका है, यहां पर फ्री रोटेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अगर ये रोटेट करेगा तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू ब्रेक दिस बॉन्ड, आसानी से नहीं होगा। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या होगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन रखेगा, और ये हमेशा एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे। सो इट विल बी अ डिफरेंट मॉलिक्यूल ए। ओके, अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूल बी की, बी मॉलिक्यूल में H के सामने आ रहा है मिथाइल, और यहां पर मिथाइल के सामने आ रहा है हाइड्रोजन एटम। यहां पर भी रोटेशन क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है। तो ये ए और बी दोनों ही मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, और डिफरेंट होंगे तो क्या होंगे, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आइसोमर्स होंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कनेक्टिविटी भी सेम है, बस यहां पर क्या है, अगर हम इसको एक्सचेंज कर दें तो ये सिस बन जाएगा, मगर एक्सचेंज करने पर ये मॉलिक्यूल सेम नहीं रहेगा, डिफरेंट होगा ये मॉलिक्यूल। एक्सचेंज अपने आप नहीं हो सकता है, या तो ये रोटेट कर जाए तो कन्वर्ट हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है, और एक्सचेंज कर रहे हैं मतलब बॉन्ड तोड़ रहे हैं, बॉन्ड तोड़ रहे हैं मतलब केमिकल रिएक्शन है, समझ में आया। तो केमिकल रिएक्शन से जरूर हम इंटरकन्वर्ट कर सकते हैं, मगर अपने आप नहीं होंगे, और अपने आप नहीं होंगे तो ए और बी दोनों डिफरेंट होंगे, आइसोमर्स होंगे, क्योंकि लोकेशन डिफरेंट है, एटम्स की 3D में स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, और ऐसे जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन से बनते हैं उनको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहा जाता है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ओके, तो देयर आर वेरियस रीजंस जिससे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं या रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो सकता है। एक एक करके हम इनको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले है डबल बॉन्डेड सिस्टम। डबल बॉन्डेड सिस्टम, जैसा कि हमने इसमें देखा, अगर एक सिग्मा और एक पाई का कॉम्बिनेशन है या डबल बॉन्ड है तो रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो सकता है।
सेकेंड जो हम आगे डिस्कस करेंगे, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन्स, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन्स। थर्ड टाइप वी विल डिस्कस साइक्लोअल्कीन्स। फोर्थ टाइप हम आगे डिस्कस करेंगे, कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जिनके हाइब्रिड फॉर्म में क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाता है, तो वी विल डिस्कस अबाउट इट। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लीडिंग टू जीआई। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मॉलिक्यूल्स विच कैन शो जीआई। ठीक है, ट्राइफिनाइल सिस्टम, ट्राइफिनाइल सिस्टम। ओके, इसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट बायसाइक्लो कंपाउंड्स। तो बायसाइक्लो कंपाउंड्स में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होता है। देयर आर फ्यू अदर केसेस, कुछ मिसलेनियस एग्जांपल्स वी विल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके वी विल डिस्कस ऑल दी सिस्टम्स और कैसे इनमें जीआई होता है, कैसे हम पहचानते हैं कि कोई मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है या नहीं। वी विल डिस्कस वन बाय वन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट डबल बॉन्डेड सिस्टम। डबल बॉन्डेड सिस्टम। सो डबल बॉन्डेड सिस्टम में कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है, तो हम बात करते हैं, जैसे मान लो कि कार्बन कार्बन की बात की जाए, तो यहां पर कोई ग्रुप एसोसिएटेड है, लेट्स से ए, लेट्स से बी, यहां पर एसोसिएटेड है सी डी। तो ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना सकता है या ज्योमेट्रिकल आइसोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड सी इज नॉट इक्वल टू डी। तो ए और बी अगर डिफरेंट है और सी और डी अगर डिफरेंट है तो ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने कार्बन एटम्स मिनिमम रिक्वायर्ड हैं फॉर ए मॉलिक्यूल टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एक आपको एक एग्जांपल से बताता हूं, क्या ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? ये दोनों डिफरेंट है ए और बी, और ये क्योंकि लोन पेयर भी एक ग्रुप की तरह कंसीडर किया जाता है, ये दोनों भी डिफरेंट है सी और डी, तो ये मॉलिक्यूल जीआई शो कर सकता है। इसका मतलब क्या मिनिमम एक कार्बन रिक्वायर्ड है? अगर मान लो मैं ये मॉलिक्यूल ले लेता हूं, तो क्या ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमर के फॉर्म में कोई स्टीरियो आइसोमर बना सकता है? देखिए सी और डी डिफरेंट है और ए और बी भी डिफरेंट है, ये भी जीआई शो कर सकता है। तो एक्चुअली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोई कार्बन की प्रॉपर्टी नहीं, इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑल एलिमेंट्स। हर मॉलिक्यूल में जीआई हो सकता है अगर उसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो, और अगर इस पर्टिकुलर डबल बॉन्ड सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, ये दोनों डिफरेंट हो, ये दोनों डिफरेंट हो, तो ये जीआई शो कर सकता है। अगर आप इसमें सोचेंगे तो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना पाएंगे खुद से, ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, मगर कनेक्टिविटी अलग अलग नहीं है, लेकिन ओरिएंटेशन अलग अलग है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑपोजिट डायरेक्शन में। दीज टू मॉलिक्यूल्स आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ओके, तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट कार्बन, एक जनरल बात है। और जनरल बात कैसे है? जब एटम्स में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, डिफरेंट एटम्स एक एटम से जुड़े हुए हैं, डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, तो ये जीआई शो कर सकते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि कौन से मॉलिक्यूल में कुछ कंपाउंड्स लिखूंगा, आपको बताना है कि कौन से कंपाउंड्स जीआई शो करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे विल डिस्कस कि मॉलिक्यूल्स में कब जीआई पॉसिबल हो सकता है, कब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बन सकते हैं, कब नहीं बन सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको टाइम कम पड़ जाता है क्वेश्चंस करने के लिए तो एक पॉज ले लीजिए और खुद से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें।
ओके, क्वेश्चन नंबर 1, ये दोनों डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ये दोनों भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो ये GI शो डेफिनेटली करेगा। क्वेश्चन नंबर 2, दीज टू ग्रुप्स आर आइडेंटिकल ऑल्दो दीज टू ग्रुप्स आर डिफरेंट, बट ये GI शो नहीं करेगा। ठीक है, हम कोई और आइसोमर इसका बना ही नहीं सकते। अगर हम कोई नया मॉलिक्यूल बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें Cl और H को एक्सचेंज भी कर देते हैं तो वो आइडेंटिकल ही रहेगा, या इनफैक्ट इसी को हम ऐसे रोटेट कर दें तो जो नया बनेगा जिसके बारे में हम बात करते, क्लोरीन ऊपर आ जाएगा और H नीचे आ जाएगा। इस मॉलिक्यूल की बात करें, ये दोनों डिफरेंट हैं और ये दोनों भी डिफरेंट हैं, इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों डिफरेंट ग्रुप्स हैं और ये दोनों भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इट विल ऑल्सो शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोनों ग्रुप्स क्या हैं? आइडेंटिकल हैं और इसलिए GI शो नहीं करेगा। ऑल्दो दीज टू आर डिफरेंट, ये GI शो नहीं करेगा। सिमिलरली ये दोनों ग्रुप्स डिफरेंट हैं और ये दोनों ग्रुप्स भी डिफरेंट हैं, इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, ये दोनों जो ग्रुप्स हैं सेम हैं, ये दोनों ग्रुप्स डिफरेंट हैं, बट ये GI शो नहीं करेगा। सिमिलरली अगर हम पाई बॉन्ड के अबाउट देखें तो ये दोनों सेम हैं और ये हाफ पार्ट में ब्रेक हो जाएंगे, दोनों ऑक्सीजन एटम हाफ हाफ दोनों पार्ट में चले जाएंगे, तो ये सेम हो गए, बट ये दोनों डिफरेंट हैं। क्योंकि ये दोनों सेम है इसलिए GI शो नहीं करेगा। नेक्स्ट, ये दोनों ग्रुप्स की अगर हम कंपैरिजन करें, ये दीज टू आर डिफरेंट बट दीज टू आर ऑल्सो डिफरेंट। ठीक है, इफ बोथ आर डिफरेंट, ये दोनों भी डिफरेंट है, दोनों भी डिफरेंट है, सो द मॉलिक्यूल विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। Okay, considering question number 10, यहां से हम इसको कट करें, both are different will definitely show geometrical isomerism. Both are same, so it will not show geometrical isomerism. कुछ और मॉलिक्यूल्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं जिनमें कॉन्जिक्यूटिवली 2 डबल बॉन्ड्स हों या उससे ज्यादा भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, यहां पर अगर हम देखें तो इस कार्बन पर एक यहां पर सिग्मा होगा, एक पाई होगा। सिमिलरली यहां पर भी एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। मतलब इस कार्बन के पास 2 पाई बॉन्ड्स हैं, और पाई बॉन्ड्स मतलब प्योर p ऑर्बिटल से बनने वाले बॉन्ड्स। तो ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड की जो डायरेक्शन है वो पैरेलल नहीं हो सकती है, दे विल रिमेन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस कार्बन इज sp। तो अगर अपन बात करें सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात करें यहां पर, तो मान लो कि ये p ऑर्बिटल की डायरेक्शन x डायरेक्शन है, px पाई। तो यहां से निकलने वाले जो p ऑर्बिटल्स होंगे इनकी डायरेक्शन होगी y डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, py। ओके, तो अगर यहां पर ये डायरेक्शन px है तो इस पर जो जुड़े हुए ग्रुप्स होंगे H और Cl, दे विल बी इन YZ प्लेन।
और अगर ये पी वाई है तो यहां पर जो जुड़े हुए ग्रुप्स होंगे H और Cl, दे विल रिमेन इन एक्स जेड प्लेन। तो यहां पर होंगे वाई जेड में और यहां होंगे एक्स जेड में, मतलब दे विल रिमेन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ये हम ऐसे पेपर पर रिप्रेजेंट करें, 3D का 2D करें, तो क्या होगा, ये आउट ऑफ प्लेन होगा, ये इन द प्लेन होगा। ठीक है, कुछ मॉडल्स हैं मेरे पास जिससे मैं समझा सकता हूं। ठीक है, ऑफ कोर्स दीज मॉडल्स आर प्लास्टिक मॉडल्स। तो इसमें अगर हम देखें तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, यहां पर हम देखें हाइड्रोजन और क्लोरीन, लेट्स से, ठीक है, ये है हाइड्रोजन और ये क्लोरीन है। तो यहां पर जो हाइड्रोजन और क्लोरीन होंगे, दे विल बी, इसको अपन क्या करते हैं, लेट्स से रेड विल रिप्रेजेंट क्लोरीन। ठीक है, तो रेड क्लोरीन को रिप्रेजेंट कर रहा है और व्हाइट हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये ग्रुप्स और ये ग्रुप्स, दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कुछ इस तरह से रहेंगे। ये अगर प्लेन में है तो ये परपेंडिकुलर टू प्लेन है। तो अगर ये वाला प्लेन, क्योंकि अगर ये p ऑर्बिटल x डायरेक्शन में, ये प्लास्टिक वाले, ठीक है, px, तो ये yz प्लेन होगा। और अगर ये px है तो ये py होगा, अगर ये py होगा तो ये xz प्लेन होगा। तो ये xz प्लेन और ये yz प्लेन, दे विल रिमेन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इसको पेपर पर कैसे रिप्रेजेंट करें, ये दोनों प्लेन में बना दिए हमने, तो ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन होंगे। इसमें देखिए क्लोरीन इज कमिंग आउट ऑफ प्लेन, बाहर आ रहा है प्लेन से। अगर बाहर आ रहा है तो इसको मैंने बोल्डेड रिप्रेजेंट किया है। और हाइड्रोजन इट इज मूविंग इन द प्लेन, पीछे जा रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, तो इसको मैंने ऐसे डैश फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। अगर इस तरीके का ओरिएंटेशन है तो अगर आप यहां ध्यान से देखें, इस हाइड्रोजन की, मैं ऐसे इसको बना लेता हूं, इस हाइड्रोजन का डिस्टेंस क्लोरीन के साथ और इस हाइड्रोजन का डिस्टेंस हाइड्रोजन के साथ सेम है। द डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज द सेम एज डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड अनदर हाइड्रोजन। और ऐसे केस में ये जीआई शो नहीं कर पाएंगे। जीआई तब शो हो सकता है जब ये ग्रुप किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के क्लोज होता है। मान लीजिए मैं इसको एक्सचेंज भी कर देता हूं, क्लोरीन को मैं लेफ्ट में ले आता हूं और हाइड्रोजन को राइट में ले आता हूं, तो अब भी इसका डिस्टेंस हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ और हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ सेम है। हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ सेम डिस्टेंस है। और ऐसे केस में मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते हैं। एक छोटा मॉडल भी है इसका, जैसे हम यहां पर देखें तो यहां पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको हाइड्रोजन और इसको क्लोरीन से, ग्रीन वाला क्लोरीन है और व्हाइट हाइड्रोजन है। तो हम यहां पर देख रहे हैं अगर ये प्लेन में है तो ये ग्रुप्स जो आ रहे हैं ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, हाइड्रोजन का डिस्टेंस हाइड्रोजन से और हाइड्रोजन का डिस्टेंस क्लोरीन से क्या है, सेम है। और ऐसे केस में अगर ये सेम डिस्टेंस पर है तो ये मॉलिक्यूल जीआई शो नहीं करेगा। जबकि अगर एक पाई बॉन्ड रहता है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, एक ही अगर पाई बॉन्ड है तो क्या होगा, ये दोनों क्लोज हैं और क्लोरीन का डिस्टेंस H के साथ दूर है। ये दोनों ग्रीन आपस में आमने सामने है, दोनों हाइड्रोजन, दोनों व्हाइट वाले आमने सामने है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर फॉर्म है जिसमें दोनों कलर्ड वाले आमने सामने। अगर हम इनको एक्सचेंज करते हैं तो इनका डिस्टेंस एक दूसरे के साथ बदल जाएगा। तो ग्रीन का डिस्टेंस ग्रीन से बढ़ गया, जबकि पहले क्या था, क्लोज थे। तो वो पहले जो हमने लिया था वो सिस फॉर्म था और अभी जो फॉर्म है वो ट्रांसफॉर्म है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर अपन देखें पैरेलल प्लेन में, मतलब सारे जो ग्रुप्स हैं दे आर प्लेनर, जबकि यहां पर दीज 4 ग्रुप्स आर नॉट इन वन प्लेन, ये जीआई शो नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके का कॉम्बिनेशन अगर हम लेते हैं जिसमें 2 की जगह पर अगर हम 3 पाई बॉन्ड्स कॉन्जिक्यूटिवली बना देते हैं, अगेन यहां पर देखा जाए तो 2, ये कार्बन है spa और ये कार्बन भी sp हाइब्रिडाइज्ड। तो लेट्स से एक सिग्मा होगा तो दूसरा बॉन्ड होगा पाई बॉन्ड। लेट्स से दिस पाई बॉन्ड इज px px पाई। अगर ये px px पाई है तो ये py py पाई होगा, और अगर ये py py पाई है
तो अगेन इट विल बी px पाई। ठीक है, कंसीडरिंग जो ये एक्सिस है इट इज z एक्सिस, तो इस तरीके से ये px पाई और ये px पाई दे विल बी इन वन प्लेन, पैरेलल होंगे। और ऐसे केस में अगर ये px पाई बॉन्ड है तो ये yz प्लेन में होंगे, और अगर ये px पाई बॉन्ड है तो ये भी yz प्लेन में होंगे। मतलब ऑल दीज फोर ग्रुप्स विल लाई इन वन प्लेन। और अगर ये प्लेनर है तो ये क्लोज हुए HH और H का डिस्टेंस Cl के साथ अलग हुआ। तो ऐसे केस में जब ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होते हैं, जैसा कि हमने 1 में देखा था, 1 पाई बॉन्ड हो या 3 पाई बॉन्ड हो या 5 पाई बॉन्ड हो या 7 हो, तो ये प्लेन में आ जाते हैं सारे ग्रुप्स। और ऐसे केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होता है। अगर हम जनरल बात करें, ऐसा कोई ग्रुप आपको दिया जाए जिसमें लेफ्ट वाले कार्बन से एसोसिएटेड है AB और राइट से CD, तो इट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इफ A इज नॉट इक्वल टू B एंड C इज नॉट इक्वल टू D। तो इन पर लगे हुए ग्रुप्स डिसिमिलर हो और इनसे लगे हुए ग्रुप्स डिसिमिलर हो तो ये GI शो कर सकता है। मेरे पास एक और मॉडल है जिससे मैं बता सकता हूं। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं इस मॉलिक्यूल को इससे, लेट्स से दिस व्हाइट इज हाइड्रोजन एंड रेड इज क्लोरीन, तो यहां पर क्या हो रहा है, अगर मैं इसको एक्सचेंज करता हूं तो हाइड्रोजन यहां पर ऊपर की तरफ है, अपवर्ड पॉइंटेड है, और क्लोरीन बॉटम पॉइंटेड है। तो यहां पर देखिए आप, ये ग्रुप्स और ये टर्मिनल ग्रुप्स दे आर प्लेनर। मैं इसको अगर px पाई मानता हूं तो ये भी px पाई है, और ऐसे केस में जो टर्मिनल ग्रुप्स है दे आर प्लेनर टू ईच अदर। और अगर ये प्लेनर ग्रुप्स हैं तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास में इसी तरीके से हम कंपेयर करते हैं तो यहां पर भी देखिए आप 3 पाई बॉन्ड्स हैं, px py एंड px। तो 3 पाई बॉन्ड्स हैं, 4 कार्बन आइटम्स हैं, टर्मिनल ग्रुप्स आर प्लेनर। और अगर प्लेनर है तो GI शो कर सकते हैं कब, व्हेन A इज नॉट इक्वल टू B एंड C इज नॉट इक्वल टू D। तो अगर ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कॉन्जिक्यूटिव आ रहे हैं 1 3 5 7 तो GI शो हो सकता है। लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कॉन्जिक्यूटिवली आते हैं 2 4 6 8 या 10 तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं हो सकता है। कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करते हैं जिससे आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, आप लोगों को बताना है कि ये मॉलिक्यूल GI शो करेंगे या नहीं करेंगे। So this is deuterium, isotope of hydrogen. ओके, अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर 14, इसकी अगर अपन बात करें इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, जैसा कि हम बात कर रहे थे 2 4 या 6, इस तरीके से पाई बॉन्ड अगर कॉन्जिक्यूटिवली आ जाते हैं देन द ग्रुप्स विल बिकम परपेंडिकुलर टू ईच अदर और ये GI शो नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन 15 में भी ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों भी डिफरेंट है, बट GI शो नहीं होगा बिकॉज नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर इवन। सिमिलरली यहां पे भी इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं, तो किसी भी कंडीशन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें, 1 2 3 पाई बॉन्ड्स हैं, ऑड नंबर, ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है,
और यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो पाएगा। इसकी अगर हम बात करें 1 2 3 डिफरेंट है, सॉरी ऑड नंबर्स हैं और ये दोनों डिफरेंट है, सिमिलरली ये दोनों डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो इसमें भी जीआई शो हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19, 1 2 3 4 पाई बॉन्ड्स है, इवन नंबर। इसकी बात करें दोनों डिफरेंट है, ये दोनों भी डिफरेंट है, बट जीआई शो नहीं होगा क्योंकि अगर इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं देन दीज ग्रुप्स विल बिकम परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और परपेंडिकुलर होंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। क्या ये डाई कैटायन जीआई शो कर सकता है? ये डाई कैटायन जीआई शो नहीं कर सकता है क्योंकि इसमें दो पाई बॉन्ड से इवन नंबर है, तो यहां पर ग्रुप्स परपेंडिकुलर होंगे और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, ओके, इस मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो इसको हम इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, जो बीच में ग्रुप है इसको हम कंप्रेस करके एक पाई बॉन्ड की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये ग्रुप्स क्या होंगे, प्लेन में रहेंगे, और इसको हम ऐसे सोच सकते हैं इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 पाई बॉन्ड्स। इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में विल डिस्कस लेटर, बट क्वेश्चन में अगर आ जाए कि ये जीआई शो कर सकता है तो 1 2 3 पाई बॉन्ड्स है, ऑड नंबर है, दोनों डिफरेंट है, ये दोनों भी डिफरेंट है, जीआई शो कर सकता है। तो हमने डिस्कस किया कि डबल बॉन्डेड सिस्टम जहां पर भी एक कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्मा और पाई है वो कब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। जो भी मॉलिक्यूल्स में डबल बॉन्डेड सिस्टम की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, हम इनको 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं या नेम दे सकते हैं। फर्स्ट सिस ट्रांस, सेकेंड ई एंड जेड, एंड थर्ड फॉर्म सिन एंड एंटी। तो 3 तरीके से हम नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मतलब दे आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, और अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल है, उनका आईयूपीएसी नाम भी सेम आ रहा है, तो कैसे हम उन्हें डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो उनको नाम देने के लिए ये 3 फॉर्म्स दिए गए हैं, सिस ट्रांस, ईजेड एंड सिन एंटी। सबसे पहले हम बात करते हैं सिस ट्रांस की। Okay, cis trans nomenclature is given to the molecules in which the geometrical isomerism is possible and minimum one group is common. For example, यहां पर अगर अपन देखें तो ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है, तो जीआई की कंडीशन तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड सी इज नॉट इक्वल टू डी, बट यहां पर एक कॉमन ग्रुप है क्लोरीन, और यह कॉमन ग्रुप इस मॉलिक्यूल में ऑपोजिट साइड में है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्म कहेंगे। ट्रांस मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल अगर एक इसका कोई दूसरा फॉर्म हम कंसीडर करें जो कि डिफरेंट मॉलिक्यूल है, ओरिएंटेशन अलग है, ठीक है, ये फॉर्म, यहां पर जो कॉमन ग्रुप है, ऑफ कोर्स ए नॉट इक्वल टू बी, सी नॉट इक्वल टू डी, जीआई शो करेगा। सी एल और सी एल सेम साइड में, और सेम साइड में है, तो हम इसे क्या कहेंगे, सिस फॉर्म कहेंगे। ठीक है, आप बताइए इस फॉर्म को, मतलब इस मॉलिक्यूल को हम कौन सा फॉर्म कहेंगे। ओके, सिस है या ट्रांस है? यह मॉलिक्यूल कुछ नहीं है, यह मॉलिक्यूल जीआई शो नहीं करेगा क्योंकि ये दोनों ग्रुप सेम हैं, इसलिए मॉलिक्यूल में जीआई पॉसिबल नहीं है। ऐसा लग रहा होगा आपको कि ये दोनों सेम साइड में आ गए, कोई सिस नहीं है, ये जीआई शो नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस पर्टिकुलर केस की बात करें, पहली बात, क्या ये जीआई शो करेगा? यस, ये जीआई शो करेगा क्योंकि दीज टू आर नॉन आइडेंटिकल एंड दीज टू आर नॉन आइडेंटिकल। कौन सा ये फॉर्म है? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये ट्रांस फॉर्म है। ठीक है, दिस इज ए ट्रांस फॉर्म। इसकी बात करें अगर हम, ये बताइए कौन सा फॉर्म है?
क्या ये सिस फॉर्म है? देखिए सेम साइड में दिख रहे हैं, एक्चुअली है नहीं, ये ग्रुप्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और परपेंडिकुलर होंगे तो यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बना पाएगा। बताइए क्या ये मॉलिक्यूल जीआई शो कर सकता है, और अगर कर सकता है तो कौन सा फॉर्म है? पहली बात, ए नॉट इक्वल टू बी, सी नॉट इक्वल टू डी, करेक्ट है। ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, जीआई शो कर सकता है। कौन सा फॉर्म है? सेम ग्रुप्स और आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये जो पर्टिकुलर फॉर्म है ये ट्रांस फॉर्म है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिस ट्रांस पर पूछे जा सकते हैं। एक इलिस्ट्रेशन लेकर के बताता हूं, फिर आप लोग खुद से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ये मॉलिक्यूल जीआई शो कर सकता है, ए नॉट इक्वल टू बी, सी नॉट इक्वल टू डी। अगर हम इस मॉलिक्यूल के डायपोल मोमेंट की बात करें, यह पर्टिकुलर फॉर्म ट्रांस फॉर्म है, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। CH3 प्लस आई ग्रुप है, ये प्लस आई ग्रुप है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ऐसे में डायपोल मोमेंट इसका क्या हो जाएगा? जीरो, ट्रांसफॉर्म का। और डायपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है? डायपोल मोमेंट किसी मॉलिक्यूल का अगर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। बॉइलिंग पॉइंट, what is boiling point? The temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure. It is related to the intermolecular forces of attraction, और intermolecular forces of attraction अगर बढ़ते हैं तो boiling point बढ़ता है। तो डायपोल मोमेंट के बढ़ने से boiling point बढ़ेगा। boiling point is directly proportional to the dipole moment. ओके, बट अगर हम बात करें इसके सिस फॉर्म की, ठीक है, तो सिस फॉर्म के लिए अगर हम बात करें तो यहां पर जो वेक्टर्स होंगे दे विल नॉट बी एंटी पैरेलल, एनी हाउ दे विल हैव सम वेक्टर सम, नॉन जीरो रहेगा। ओके, सो इफ वी कंपेयर द डायपोल मोमेंट ऑफ सिस एंड ट्रांस इन दिस पर्टिकुलर केस, तो डायपोल मोमेंट ज्यादा आएगा सिस का, क्योंकि ट्रांस का तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, और अगर डायपोल मोमेंट ज्यादा आएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा आएगा, किसका? सिस का, because boiling point is directly related to intermolecular forces of attraction, और boiling point बढ़ेगा अगर dipole moment बढ़ेगा। But if we talk about the melting point, so what is melting point? Melting point is a temperature at which crystal जो होगा solid crystal liquid के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर जब सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। सो मेल्टिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है? अगर हम ट्रांस के लिए बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो ट्रांस के लिए अगर हम बात करें तो एक ग्रुप हाइड्रोजन जो छोटा ग्रुप है, उसके सामने मिथाइल ग्रुप बड़ा ग्रुप है, मिथाइल के सामने H छोटा ग्रुप है और H के सामने मिथाइल बड़ा ग्रुप है। इस तरह की पैकिंग रहेगी। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर रहेगा। अगेन यहां पर जो मिथाइल ग्रुप है इसके सामने छोटा ग्रुप होगा H, और H के सामने मिथाइल होगा बड़ा ग्रुप, H के इस तरफ मिथाइल ग्रुप होगा, मिथाइल के सामने H होगा। तो इस तरह की काफी क्लोज पैकिंग बनेगी किसमें? ट्रांस स्ट्रक्चर में। जबकि अगर हम सिस की बात करें तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आमने सामने होंगे, हाइड्रोजन के सामने होगा मिथाइल बड़ा ग्रुप, मिथाइल के क्लोज सामने होगा मिथाइल ग्रुप, इस तरह की क्लोज पैकिंग होगी। तो है तो ये भी क्लोज पैकिंग, मगर बेटर पैकिंग विल बी ऑब्जर्व्ड इन ट्रांस स्ट्रक्चर, नॉट इन सिस स्ट्रक्चर। सिस में क्या होगा? काफी वॉइड्स होंगे, और वॉइड्स होंगे तो इंटरमॉलिक्युलर अट्रैक्शन उतना स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। किसमें? सिस में। ट्रांस में काफी स्ट्रांग होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट जब हम कंपेयर करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट डायपोल मोमेंट से रिलेटेड नहीं होता है, इट इज रिलेटेड टू क्लोज पैकिंग इन सॉलिड स्ट्रक्चर।
ठीक है। जो सॉलिड स्टेट या क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसमें जितनी क्लोज पैकिंग होगी उतना मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा रहता है ट्रांस के लिए, सिस के लिए मेल्टिंग पॉइंट हमेशा कम होगा, ठीक है। इट इज नॉट रिलेटेड टू dipole moment. So dipole moment and boiling point are interrelated, but melting point is related to close pack structure, and close packing is observed only in trans form. कुछ क्वेश्चंस हम लोग इस पर करते हैं जिससे आपको और आइडिया लगेगा। ओके, इस मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो इससे कंपेयर किया जाए, यहां पर अगर हम बात करें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है प्लस से माइनस। तो यहां पर ये प्लस से माइनस या प्लस से माइनस ये क्या होंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर्स होंगे, ठीक है। जो कुछ भी डायपोल मोमेंट आएगा CH3 की वजह से आएगा, और ऐसे केस में जो डायपोल मोमेंट होगा ये कौन सा फॉर्म है, दिस इज ट्रांस फॉर्म, और ये दोनों क्लोरीन सेम साइड में, इट इज सिस फॉर्म। तो मिथाइल ग्रुप डोनेटिंग है प्लस से माइनस इस डायरेक्शन में, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है प्लस से माइनस इस डायरेक्शन में। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो वेक्टर्स के बीच में एंगल है वो 0 डिग्री है, और यहां वेक्टर्स के बीच में एंगल 120 डिग्री, एंटी पैरेलल है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे। तो म्यू की जो वैल्यू है वो सिस के लिए ज्यादा आएगी कंपेयर टू और ट्रांस स्ट्रक्चर, पहली बात। दूसरी बात, बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी सिस के लिए ज्यादा आएगी ट्रांस से, एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू हमेशा ट्रांस की ज्यादा होती है सिस से। ओके, तो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं डायपोल मोमेंट को और बॉइलिंग पॉइंट को। एक और कंपैरिजन करते हैं। Okay, in this particular form the geometrical isomer is in cis form, and in this form the geometrical isomer is in trans form. Okay, सबसे पहले हम बात करें म्यू की, तो यहां पर ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं और एब्सोल्युटली 0 हो जाएगा म्यू, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा। तो सिस के लिए डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा आएगी, बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी सिस के लिए ज्यादा आएगी, बट मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू ट्रांस के लिए ज्यादा होगी सिस से। ये आप रटने की कोशिश नहीं करें कि म्यू हमेशा सिस का ज्यादा होगा ट्रांस से, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा म्यू की वैल्यू सिस के लिए ज्यादा हो। हाँ, लेकिन ऐसा जरूरी है कि ट्रांस के लिए क्लोज पैकिंग होगी और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर आप याद कर लेंगे, रट लेंगे तो गलती कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, ऊपर वाला जो जीआई है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ये ट्रांस है, और नीचे जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है सिस है। इसमें अगर अपन डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखें इस तरह से आएगी, और यहां पर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे आएंगी। तो यहां पर थीटा की वैल्यू 0 है और वेक्टर सम इसमें ज्यादा आएगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहां पर कुछ एंगुलर रहेगा, जबकि यहां वेक्टर सम थीटा 0 है तो मैक्सिमम रहेगा। तो इफ वी टॉक अबाउट म्यू, ऐसे लिखेंगे हम p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस 2p1 p2 cos 0 इज 1। तो यहां पर ट्रांस के लिए डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, पहली बात। बॉइलिंग पॉइंट भी
ट्रांस के लिए ज्यादा होगा, और मेल्टिंग पॉइंट तो खैर ज्यादा होता ही है ट्रांस का सिस से। तो याद करने की कोशिश नहीं करें, ठीक है। इसमें आप देखिए ट्रांस के लिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और मेल्टिंग मतलब डायपोल मोमेंट भी ज्यादा है और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है, ठीक है। जबकि मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ट्रांस का ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया आइसोमर्स के बारे में, और आइसोमर्स में हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डिस्कस किए हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कौन से मॉलिक्यूल शो करते हैं उसमें हमने काफी डिटेल में पढ़ा डबल बॉन्डेड सिस्टम के बारे में, और डबल बॉन्डेड सिस्टम कब जीआई शो करेगा वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं सिस ट्रांस इजेड सिन एंड टी। सिस ट्रांस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस अबाउट इजेड एंड सिन एंड टी स्ट्रक्चर। थैंक यू वेरी मच।